नमस्कार। आपका बात 25सी में स्वागत है। तो काफ़ी दिनों बाद हम कुछ भारत की इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका एस्टिमेट कुछ लोगों को चौंका देने वाला है। लेकिन ये आज से नहीं है, कई दिनों से ये एस्टिमेट यानी कि ये अनुमान है, ये गणनाएं हैं। और गणनाएं कौन कर रहे हैं? कोई भारत के लोग में तो सिर्फ एक हैं, मुकेश अंबानी कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के अनुसार भारत के जो है वो 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर की इकोनॉमी बन जाएगा, यानी कि आज से करीब 2.5 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 5 साल में 2.5 गुना। और पीछे को हम देखें तो 2014 में भारत की जो इकोनॉमी का साइज़ था, जो जीडीपी का साइज़ था, वो 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स था, जो कि अब 24-25 में आते आते करीब 10 साल में वो 4.2 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। और ऐसा कहते हैं कि 26-27 के अंदर ये क्रॉस कर जाएगा 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की। जब बात हुई थी 2014 में, जो बहुत सारे एस्टिमेट थे और मोदी जी ने कहा था, तो सारे के सारे विद्वान जो कि समाजवादी विचारधाराओं और मंतव्यों, गंतव्यों और मोहित नारेबाजी में लिपटे पड़े हैं, उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता। यानी कि आप ये देखिए कि जिस दौरान में 1960 में भारत की जो जीडीपी थी वो 38-40 बिलियन डॉलर थी, और 2091 में भारत को 6 या 5 बिलियन डॉलर का जो आईएमएफ ने जो ऋण दिया था, उसके लिए भारत को अपने समाजवादी जो जंजाल थे उनको उखाड़ के फेंकना पड़ा, और देश के उद्यमियों को की जंजीरों को खोलना पड़ा। और जिसके बाद के अंदर फिर एक नई गति आई। वैसे देश के बुद्धिमान लोग इस गति से बड़े परेशान हैं। उनका ये कहना है कि जब देश में अमीर बढ़ रहे हैं तो गरीबों का क्या होगा। कि भाई जो मिडिल क्लास को जो गालियां देते हैं, और मिडिल क्लास एक तरह से इस इकोनॉमिक रिवाइवल का जो है वो मेन सोर्स है, ड्राइवर है। यानी कि वो ड्राइव में बैठे हुए हैं, क्योंकि वही लोग मेहनत कर रहे हैं, वही लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो सारी समस्याओं के बाद में, यानी कि 1990 के आसपास, 80 के आसपास भारत और चीन की जो इकोनॉमी का साइज करीब करीब बराबर था, जीडीपी करीब करीब बराबर थी। लेकिन चीन आज भारत से करीब 4-4.5 गुना आगे है। उसका कारण ये है कि चीन ने जो कर दिया वो आज तक हम नहीं कर पाए, क्योंकि चीन ने तो समाजवादी नाम रखा है, बाकी सारे समाजवादी जंजालों को, जंजीरों को और उद्यमियों को रोकने के जितने भी नियम, कायदे, कानून थे उनको उड़ा के फेंक दिया। और चाइना ने एक और काम किया है कि वो अपने जो सबसे निपुण लोग हैं, सबसे मेधावी लोग हैं, उनको आगे बढ़ाया है। यानी कि कुछ महीनों में 25-25, 40 मंजिल की इमारतें चीन में खड़ी हो जाती हैं, जबकि भारत में ये काम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका कारण सिंपल ये है कि हमने वो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं की है। हमारे यहाँ के पूरा का पूरा समाजवादी सिस्टम ये कहता था कोई आदमी अमीर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अमीर बनेगा तो फिर वो शैतानी करेगा, वो गरीब चूसेगा। लेकिन ऐसा तो कहीं दुनिया में सिद्ध हुआ नहीं है। तो देखिए साहब, 2030 में सिर्फ 5 साल बाकी हैं, और 5 साल में अगर 4.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से 10 डॉलर की इकोनॉमी की बात हो रही है, 7 की तो कम से कम हो ही रही है। तो ये करने वाले कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डॉइचे बैंक और अर्नेस्ट एंड यंग। और भारत में है मुकेश अंबानी जी के। देखिए, जो अंबानी जी को और अडानी जी को जिस देश में गालियां पड़ने का इतना बड़ा सिलसिला है, उसी में भारत का पिछड़ापन निहित होता है। आज भी भारत के राजनीतिक विमर्श के लोग, लेखक, बुद्धिजीवी, वो इन दोनों को गालियां देने की शुरुआत शुरू से करते हैं, और उनको कहते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद में सारे दोष इस देश के, दुनिया के
लोगों के व्यक्तिगत दोष हैं वो पूंजीवाद के साथ जुड़ जाते हैं। अरे कोई किसी आदमी के पास में धन बढ़ गया, तो अगर उसने कोई अपराध किया तो अपनी प्रवृत्ति के कारण अपराध किया है, और दूसरे को जिसको प्रवृत्ति नहीं है उसने तो नहीं किया है। तो ये मानव शास्त्र को फिर ये कहते हैं कि साहब ये जितने भी लोग हैं ना, ये एक और बात कहते हैं हम बड़े साइंटिफिक हैं। तो भैया सोशल साइंस और हार्ड साइंस में बहुत फर्क है। मानव का व्यवहार, एकल मानव का व्यवहार, परिवार का व्यवहार, समाज का व्यवहार और पूरे एक भीड़ का व्यवहार, यानी कि बड़े ज़्यादा लोगों का व्यवहार, एक विशेष सेगमेंट का व्यवहार, उसमें साइंस का कोई नियम नहीं चलता है, वो सोशल साइंस है। तो ये जो भद्दे किस्म का विमर्श है कि, और सबसे बड़ी बात है साइंटिफिक होने की बात वो करते हैं जो सबसे ज़्यादा अनसाइंटिफिक है, यानी कि वामपंथी लोग करते हैं। तो क्योंकि इसको यहाँ लाना जरूरी ये है कि जब चीन का और भारत का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो यही तो पाएंगे कि हम तो आज भी यहाँ पे इसके हिसाब से लोगों को नौकरी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं कि उनके पुरखों ने जो है वो आज से कितने साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 200 साल पहले क्या भोगा या नहीं भोगा, किया या नहीं किया। और फिर हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे नेता है जो कहते हैं मेरिट तो जो है वो इलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि मेरिट कुछ होती ही नहीं है। अब खैर छोड़िए, हम भटक रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आने वाले 5 साल में भारत की जीडीपी डबल होने वाली है, तो चाइना की भी डबल होने वाली है। यानी कि जब हम 10-12 पे पहुंचेंगे तो चाइना छलांग लगा के 27-28 पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके कारण उनके प्रोडक्शन की कॉस्ट कम है, उनके मूवमेंट की कॉस्ट कम है, पर यूनिट प्रोडक्शन की कॉस्ट कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है। उससे हिस्सा मिलता है कि हमारे यहाँ तो पहली बुलेट ट्रेन जा रही है बम्बई से अहमदाबाद में, उसमें इतनी माथाफोड़ी हो रही है, उसमें इतने विद्वान हमारे परेशान हैं कि बुलेट ट्रेन की ज़रूरत क्या है। ये अधिकतर लोग देखिए बहुत ही मोटे लोग हैं और मोटी बुद्धि के लोग हैं, इनको कुछ समझ में आता नहीं है। कुछ मित्र हैं जिन्होंने चाइना में जाकर फैक्ट्री खोली है और भारत में भी है, और वो बताते हैं कि किस तरह से सुगमता से वहाँ आप ट्रैवल कर सकते हो। यानी कि जब 10,000 या उससे अधिक किलोमीटर का नेटवर्क चाइना में है, हमारे पहले कुछ 100 बनने में ही झंझट दुनिया भर के खड़े हो रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। यानी कि आपकी इकोनॉमी बढ़े, उसमें बड़ी दिक्कत है। अमीर क्यों बढ़ रहे हैं? फिर दूसरी बात ये और करेगा, अमीर भागे जा रहे हैं। भाई अमीर लोग जो हैं जिन्होंने पैसा कमा लिया वो दुनिया देखना चाहते हैं, एक ही जीवन मिला उनको, तो किसी दूसरी जगह रहना चाहते हैं। ये बात जरूर है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत पीछे है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत पीछे है, इसीलिए तो चाइना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है, तो इसीलिए तो हमसे 4 गुनी के करीब करीब जो उनकी इकोनॉमिक पावर है, उनके ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं और ऐसे ऐसे पूरे शहर बन रहे हैं जो भारत में एक भी नहीं है। क्योंकि यहाँ तो झुग्गी झोंपड़ियाँ हटाने में बहुत तरह के चक्कर हैं। सरकारी ज़मीनों पे जितने कब्जे किए गए हैं उनको बचा लिया जाता है। बचाने की एक रणनीति और एक नीति और राजनीति चलती आई है। खैर अब वो बदल रही है क्योंकि योगी जी आ गए हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये बताया जा रहा है कि ये भारत के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है मोटे मोटे उसमें, और उसके कारण ये है कि भारत की जो लेबर जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन हो रहा है बहुत अधिक तेज़ी से, तो जिस तरह से चाइना ने 40 साल में मतलब दुनिया की फैक्ट्री बन गया, ऐसा तो हमारे यहाँ कुछ होने का संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर काम धीरे होता है। और दूसरा सरकारी संस्थान किस तरह से काम करते हैं यहाँ पर हम जानते हैं, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि एक बहुत बड़ा तंत्र जिसको इसको ड्राइव करना चाहिए वो बेसिकली उसको वहीं रखता है, पीछे खींच के रखता है, क्योंकि उन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है। अब इसमें अधिक विचार करने में इसमें बहुत सारे खतरे हैं तो हम नहीं करेंगे। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि भारत की एक जंप लगाने वाला है, पहले 10 साल में जंप लगाया है। अगर आप ये देखिए कि अगर मतलब भारत की जो इकोनॉमी का साइज है पिछले 65 साल में
पिछले 65 साल में 10 गुना हुआ है। यानी कि 3.7, 10 गुना 8 गुना समझ लीजिए हुआ है। 3.7 जो है वो बिलियन डॉलर की तो इकोनॉमी थी ना, अब ट्रिलियन डॉलर में हो रही है। और चाइना ने ऐसे ही जंप लगा लिया 40 साल में। तो हमने 20-25 साल जो है वो नष्ट किए, बल्कि कहते हैं कि हमने काफ़ी समय नष्ट किया, क्योंकि हमारे ध्येय, हमारी राजनीतिक दृष्टि, हमारे विचार, हमारी इकोनॉमी, हमारे समाजवाद की काली छाया, उसने हमको पीछे रखा है। तो चाहे हम जब तक 10 या 12 पे पहुंचेंगे, 7 पे 8 पे तो पहुंच ही सकते हैं। यानी कि 8 पे तो इससे डबल ही तो होना है ना, 5 साल में हो जाएगा। और पहले कह रहे थे, पहले विद्वान लोग कह रहे थे जो बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के बैंकों का क्या कबाड़ा हो रहा है उसके बारे में उनको क्या कोई बिल्कुल ज्ञान नहीं था, लेकिन भारत के बैंक डूब जाएंगे इसकी वो हमेशा घोषणाएं करते रहते हैं। खैर, तो ये मुख्य बात यह है कि भारत की इकोनॉमी 5 साल में बढ़ने वाली है। अब उसमें कितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, कितना सर्विस में बढ़ेगा। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में एक रिश्ता है, उसको समझने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, जो कार की मैन्युफैक्चरिंग, जो पूरी तरह से एक तरह से कह सकता है कि असेंबलिंग है, अलग अलग तरह के पुर्जों को लेकर के। वैसे कंप्यूटर भी तो एक असेंबलिंग ही है, और वहाँ से लेकर के सर्विस तक। तो अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 20 से 25 लाख लोग काम करते हैं, तो सर्विस सेक्टर में करोड़ों काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके पड़ोस में स्कूटर का सर्विस सेंटर है, वो एक बच्चा बैठा हुआ टायर जो है वो पंचर लगा रहा है, वो भी सर्विस है। उसके आगे चलेंगे कि छोटा मोटा वर्कशॉप है जहाँ आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल ठीक हो रही है, वो भी है। उसके बाद में बैंक आपको फाइनेंस दे रहे हैं, वो भी है। फिर इंश्योरेंस है, वो भी है। तो ये कहा जाता है ना, हमें तो सिर्फ सर्विस सेक्टर नहीं बढ़ाना है, हमें सिर्फ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, ये बहुत ही परले दर्जे की मूर्खता की बात है। क्योंकि दोनों में एक संबंध है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग संबंध है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने एक ड्राइव किया है पूरे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, और उसकी शुरुआत भी 1991 के जो सुधार हुए, यानी कि जो समाजवाद की जंजीरों को फेंका गया, वो हमारे किसी प्रधानमंत्री साहब या उनके इनिशिएटिव तो नहीं हुआ था, क्योंकि हमें लोन लेना था और IMF ने लोन देने के लिए ये शर्तें रखी थी। ये बात बार बार रेखांकित करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस देश में विभिन्न कारणों से एक लंबे समय से बहुत सारे झूठ फैलाए गए हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई तथ्य नहीं है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि देश की इकोनॉमी के बारे में, अगले 5 साल के बारे में थी, विभिन्न क्षेत्रों की जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी है, वर्ल्ड बैंक है या डॉइचे बैंक है, अर्नेस्ट एंड यंग है, और फिर मुकेश अंबानी साहब है, तो इन्होंने कहा कि 7 से 12 तक हो जाएगी। तो ये तो मान ही सकते हैं कि कम से कम 8 से डबल तो हो ही, और 10-12 भी हो सकती है अगर बहुत सारे जो रिफॉर्म जो है वो की पेंडिंग है। जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारा काम होना है, उसमें बहुत सारी भी नौकरियां आएंगी, और भी कई क्षेत्रों में काम होने, काम करने की जो गति है उसमें परिवर्तन आएगा। और कहते हैं कि AI से, ये सभी लोग कहते हैं AI से सब गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन भारत के लोगों को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है। बहुत सारे एस्टिमेट आ रहे हैं जिनको पढ़ के कह सकता है कि AI के क्षेत्र में भी भारत को फ़ायदा ही होगा, और हमारे जितने भी जो एक्सपोर्ट हैं, जो कि कंसल्टेंसी एक्सपोर्ट हैं या कि जो दूसरे काम किए जाते हैं दूसरे देशों के लिए, वो बढ़ेंगे और वो भारत में ही आएंगे, क्योंकि ये विशिष्टता इस सेवा क्षेत्र में भारत ने अर्जित की है, जिन्हें कभी वामपंथी मिजाज के लेखक और चिंतक कोड कुली बताया करते थे। क्योंकि देखिए, रोमांटिसाइज बड़ा करते हैं ना कि कुली हैं, पहले भारत के कुली थे और तो अब भी कुली हैं। तो ये कुलियों वाली जो उनकी मानसिकता है वो सामने धराशायी हो रही है, क्योंकि वास्तविक धरातल पे कुछ चीज़ें और हैं। जो कह रहे थे कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन ही नहीं सकता, तो उनको तो ये सोचना चाहिए कि 5 की तो छोड़िए महाराज, वो तो 1-2 साल में ही होने वाली है, हो सकता है अगले साल भी हो जाए। अब तो आप 10 से 12 की सोचिए।
हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि देश की इकोनॉमी के बारे में, परिवर्तनों के बारे में थी, जो एस्टिमेट्स के बारे में थी, वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।